आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। कल हमने पढ़ा था कि वो राजा जो है वह यह कहता है कि राजा और शकुंतला, अनसुईया, प्रियंवदा सब बात कर रहे हैं, तो इसी समय पीछे से एक आवाज़ आती है कि सावधान हो जाओ, मृगया विहारी शिकार करने के लिए निकला हुआ दुष्यंत आश्रम में आया हुआ है। तो पता चलता है कि एक हाथी है जो डरकर भागा है और उसके डर से हरिण भाग रहे हैं और उसने कई वृक्षों को तोड़ दिया है और एक वृक्ष से उसका दांत लग गया है, जिससे वो दांत टूट गया है और उसके पाँवों में तरह तरह की लताएं फंस गई हैं, वो जो उसके लिए पाश का काम कर रही हैं, यानी उसको चलने में दिक्कत हो रही है। तो यह सुनकर राजा कहता है कि राजा आत्मगतम अहोधिक पौरा अस्मद अन्वेषणस तपोवनम उपरुंधंती। हरे हाय, ये जो हमें ढूंढने वाले, राजा अपने लिए हम का प्रयोग करता है, हमें ढूंढने वाले या मुझे ढूंढने वाले जो हैं पौर ये जो लोग हैं, ये हमें ढूंढने वाले पौर जो हैं तपोवनम उपरुंधंती, तपोवन को बाधित कर रहे हैं। भवतु प्रतिगमिष्यामस्तावत, तो फिर मैं वापस लौट जाता हूँ। सख्यो, यदि मैं यहाँ रहूँगा तो मुझे खोजते हुए यहाँ आ जाएंगे, तो खोजते हुए यहाँ आ जाएंगे तो दो बातें होंगी। एक तो मेरा पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, और दूसरी बात ये कि आश्रम का नुकसान होगा। तो इस तरह से राजा ये सोचता है कि मैं लौट जाता हूँ। तभी दोनों सखियाँ कहती हैं, आर्य अनैनारण्यक वृत्तांतेन पर्याकुला स्मः। हम इस आरण्यक वृत्तांत से, ये जो पीछे से आवाज़ आई कि मृगया विहारी दुष्यंत जो है आया हुआ है, इससे हम क्या हैं, दुखी हो गए हैं। अनुजानी ही न उटज गमनाय, हमें आश्रम में जाने की आज्ञा दीजिए। राजा ससंभ्रमम गच्छन्तु भवन्त्यः, जाइए आप लोग। वयम में अप्याश्रम पीड़ा यथा न भवति तथा प्रयतिष्यामहे, हम भी प्रयास यह करेंगे कि जिससे आश्रम को कोई पीड़ा न पहुँचे। सर्व उत्तिष्ठन्ति, सभी उठ जाते हैं। सख्यो आर्य संभाविताति सत्कारम भूयोपि प्रेक्षण निमित्तम लज्जामहे आर्यम विज्ञापयितुम। तो वो दोनों सखियाँ कहती हैं कि आर्य आप आए, हम आपका कोई सत्कार नहीं कर पाए, इसलिए आपका पुनः सत्कार करने का हमें अवसर प्राप्त हो, ऐसा कहते हुए हमें लज्जा का अनुभव होता है, लज्जा में है। तो राजा कहता है, माँ मैं दर्शने नैव भवती नाम पुरस्कृतोस्मि, ऐसा मत कहिए, आपके दर्शन मात्र से ही हम क्या हैं, पुरस्कृत हैं। शकुंतला राजानम अवलोकयंती सव्याजम विलंब सह सखिभ्याम निष्क्रांता। शकुंतला राजा को देखती हुई सव्याजम, बहाने से राजा को देखती, विलंब करके सह सखिभ्याम निष्क्रांता, कुछ विलंब करती है और राजा को देखती है और किसी बहाने से विलंब करके थोड़ी देर बाद दोनों सखियों के साथ जाती है। यह प्रेम के लक्षण हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्रेमी होते हैं, प्रेमिका होती है, वह व्याज से किसी बहाने से रुकना चाहती है और फिर चली जाती है। राजा मंदोत्सुक्योस्मि नगर गमनम प्रति, अब राजा कहता है कि मैं नगर गमन के प्रति मेरी औत्सुक्य, मेरी उत्सुकता नहीं रही। यावद अनुयात्रिकान समेत नाति दूरे तपोवनस्य निवेशयेयम, तो फिर मैं क्या करूं कि जो अनुयात्रिक हैं, जो मेरे साथ रहने वाले हैं, उनके साथ उनको मिलकर नाति दूरे तपोवनस्य निवेशयेयम, कि उनको तपोवन से के पास ही रोकता हूँ। न खलु शक्नोमि शकुंतला व्यापाराद आत्मानम निवर्तयितुम, अब मैं शकुंतला के व्यापार से अपने को रोकने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। मम ही, मेरी स्थिति क्या है, तो गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चाद संसुतम चेतः चीनांशुकमिव केतुः प्रतिवातम नियमानस्य। क्या कह रहा है कि मेरा शरीर तो आगे की ओर जाता है, गच्छति पुरः शरीरम, मेरा शरीर तो आगे की ओर जाता है,
और पश्चात असंसुतम चेता, और मेरा जो चित्त है, मेरा जो अपरिचित मन है, अब ये मन जो मेरे पास है वह अपरिचित है, असंस्तुत है, ये मैंने नहीं चाहा है लेकिन ऐसा हो रहा है। तो ऐसा जो असंस्तुत मन है वह मेरा, वह पीछे की ओर जा रहा है। चीनांशुकमिव केतु प्रतिवातम नियमानस्य, यह कैसा लग रहा है जैसे चीनांशुक, चीनांशुक कहते हैं जो रेशमी वस्त्र है, मान लो रथ है, रथ के ऊपर ध्वज लगा है, तो ध्वज लगा है तो वो रेशमी चीनांशुक, चीन का कपड़ा, चीन का जो रेशमी वस्त्र है। देखो चीन भारत की तरह ही पुराना देश है और वहाँ से व्यापार होता था, तो वो उसको चीनांशुक कहते हैं। चीन का रेशमी वस्त्र जो है वो ध्वज में लगाते थे। तो ध्वज में जब लगाते हैं तो जो ये मेरा नियमानस से जो मैं इसको आगे की ओर ले जा रहा हूँ मन को, तो कैसे हो रहा है, प्रतिवातम नियमानस्य, उल्टी हवा के द्वारा ले जाता हुआ केतु ध्वज के चीनांशुक रेशमी वस्त्र के समान पीछे की ओर जा रहा है। आप ध्यान करिए, जब रथ आगे की ओर जाता है तो उसके ऊपर जो ध्वज लगा होता है उसका कपड़ा पीछे की ओर जाने लगता है। तो कालिदास कहते हैं कि जब मैं आगे की ओर जा रहा हूँ तो यह जो मेरा असंस्तुत मन है, यह जो मेरा अस्थिर मन है, जो अपरिचित मन है, जो मुझे पता नहीं ऐसा कैसे हुआ, यह मेरा अपरिचित मन कहाँ जा रहा है, तो पीछे की तरफ जा रहा है, यानी शकुंतला पीछे है ना, इसलिए। तो यह कैसा हो रहा है, जैसे रथ के ध्वज में लगा हुआ जो चीनांशुक है, जो रेशमी वस्त्र है, वह पीछे की ओर जाता है। इस तरह से इति निष्क्रांता सर्वे, ऐसा कह के सभी चले जाते हैं। इति प्रथमो अंक, इसके बाद पहला अंक पूरा हो जाता है। इस तरह से हमने पहला अंक पढ़ा। अब मेरा यह मानना है कि दूसरा अंक जो है वह आप लोगों को स्वयं पढ़ लेना चाहिए, कोई विशेष इसमें बात नहीं है। आप इसमें विदूषक और दुष्यंत के वार्तालाप हैं, तो यदि फिर अवसर मिलेगा तो फिर पढ़ेंगे इसको। लेकिन हमारा ये मानना है, मेरा ये मानना है कि चौथा अंक हम पहले पढ़ लेते हैं। चौथा अंक इसलिए पढ़ लेते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है। दूसरे और तीसरे अंक की कथा मैं आपको छोटा छोटा संक्षेप में समझा देता हूँ कि दूसरे अंक में क्या होता है कि दूसरे अंक में एक विदूषक है जो राजा का साथी है और उसका नाम मांडव्य है। और मांडव्य आता है और वह कहता है कि यह जो राजा है यह आया तो था शिकार करने के लिए, अब पता नहीं किसी शकुंतला नाम की लड़की के फेर में पड़ गया है और अब यह वापस जाने का नाम ही नहीं लेता राजमहल। तो राजमहल जाने का नाम नहीं लेता, तो इस बात से उसको ये होता है कि हम कब जाएंगे, क्योंकि उसका मन तो नहीं लग रहा है ना उसमें मृगया में और वहाँ रहने के लिए। लेकिन दुष्यंत वहाँ रहना चाहते हैं क्योंकि शकुंतला वहीं है। तो इसी बीच वो दुष्यंत की स्थिति, मतलब वो दुष्यंत प्रेम शकुंतला से करने के कारण अब उनके उसका असर होने लगा है। वे शकुंतला का दर्शन न पाने के कारण कुछ दुखी रहने लगे, प्रेम वियोग का अनुभव करने लगे। तो वो बार बार इस बात को याद करते हैं और इस बात को तय करना चाहते हैं कि शकुंतला मुझसे प्यार करती है, और तरह तरह के बहाने से अपने मन को समझाते हैं। जैसे कहते हैं कि वह जब जा रही थी तो उसने बहाने से मेरी ओर देखा, वैसे उसका कपड़ा जो था वह कांटे में फंस गया था, तो उसको छुड़ाने के बहाने से उसने मेरी ओर देखा। तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह मुझसे प्यार करती है। इसी तरह से धीरे धीरे गई वो यहाँ से। फिर जब सखी उनको ले जाने ज़बरदस्ती ले जा रही थी, माँ मतलब ऐसे कहा कि मत जाओ, ऐसा कह के उसने अपने आप को रोकने की कोशिश की।
फिर विदूषक कहता है कि आप तो बड़े दुबले हो गए हैं। तो राजा कहता हाँ देखो इतना कमज़ोर हो गया हूँ, दुबला हो गया हूँ कि धनुष पर जो धनुष की डोरी है वो भी नहीं चढ़ा पाता हूँ। इस तरह से फिर इसके बाद कहते हैं जो मैं मृगया कर रहा हूँ, मैं शिकार कर रहा हूँ, उसमें भी मेरा मन नहीं लग रहा है। तो सेनापति कहता है कि मृगया के समान और अच्छी बात कहाँ, मृगया तो बहुत अच्छी बात है, यह शरीर की चर्बी को कम कर देती है और जब उसके बाण चलते हैं, शिकारी के बाण चलते हैं शिकार पर, तो वो उसकी सफल हो जाते हैं। उसका जो धनुर्विद्या है, उसकी धनुर्विद्या वो सफल हो जाती है। उसी तरह से जब वह ये सेनापति इस तरह की बात कर रहा है तो विदूषक को अच्छा नहीं लगता यह सब सुनकर। वह तो चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी यह शिकार समाप्त हो और हम सब वापस हस्तिनापुर लौटें। फिर कहता है कि अब शिकार नहीं करेंगे, हो गया। दुष्यंत कहता है अब शिकार नहीं करेंगे। गाहंताम महिषास निपान सलिलम श्रृंगैर मुहूर्तस्ताडितम छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथम अभ्यस्यतु विश्रब्धम क्रियताम वराहपतिर्भि मुस्ताक्षते फलवले विश्रामिदम लवतामिदम च शिथिल ज्याबंधम अस्मद्धनु। कि अब जो भैंसें हैं वो अब पानी में आराम करें, जो पानी को बार बार अपने सींगों से ताड़ित करती हैं, चलाती हैं। और जो मृगकुल हैं, हरिणों का समूह है, वो छाया में बैठें और रोमंथभ्यस्यतु और जुगाली करें। और जो वराहपति हैं, सुअर हैं, वे मुस्ताक्षते पलवले, ये जो कीचड़ से भरा हुआ पानी है उसमें मोथा नाम की घास खाएं। मतलब मृगया नहीं करूँगा, ये सब निश्चिंत होकर अपना काम करें। विश्रामम लभतामिदम, और मेरा जो धनुष है यह भी अब विश्राम प्राप्त करे, इसकी ज्या इसकी जो डोरी है उसको उतार दिया जाए। फिर उसके बाद राजा कहता है कि जो हमारे वो हैं सैनिक हैं इनको लौटा लो। शमम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही दहात्मकम अस्ति तेजस स्पर्शानुकूलायु सूर्यकांतास्तदन्य तेजो विभवाद भवन्ति। कि ये जो हमारे सैनिक हैं इनको लौटा लो, आश्रम वासियों को परेशान नहीं करना चाहिए। शम प्रधानेषु तपोधनेषु, ये जो तपस्या रूपी धन वाले हैं इनके मन में शम होता है, शांति होती है, किंतु इनके अंदर वह तेज होता है कि वह दूसरों को जला दे। तो यह कैसी स्थिति होती है, जैसे सूर्यकांत मणि होती है, स्पर्शानुकूला, वो स्पर्श के अनुकूल होती है, लेकिन तदन्य तेजो विभवाद वमंती, वह किसी दूसरे यानी कि सूर्य की गर्मी को पाकर आग उगलने लगती है। तो इसी तरह से ये जैसे चंद्र सूर्यकांत मणि है वैसे तो ठंडी होती है, लेकिन यदि सूर्य में रख दिया, गर्मी में रख दिया जाए तो बहुत तेज़ गर्मी करती है, आग उगलने लगती है। तो इसी तरह से ये जो सैनिक हैं यदि आश्रम वासियों को तंग करेंगे तो हो सकता है कि उनके अंदर का तेज प्रकट हो और हमें बड़ा उसकी आग के मतलब उसके शाप आदि जो गुस्से के कारण से हमें कहीं ज़्यादा नुकसान न उठाना पड़ जाए। तो इनके अंदर दाहात्मक तेज होता है, जलाने वाला तेज होता है, इसलिए सेना को जल्दी से यहाँ से ले जाओ। इस तरह से इसी बीच क्या होता है कि उस राजा को यह खबर आती है कि राजा की माँ जो है वह पारणा करना चाहती है किसी व्रत का। तो राजा की उपस्थिति, बेटा है ना, पुत्र है, इसलिए उसकी उपस्थिति होती तो और अधिक अच्छा होता। तो राजा जो है वह मांडव्य को, विदूषक को कहते हैं कि तुम चले जाओ, क्योंकि माँ तुमको भी अपना बेटा ही मानती, पुत्र ही मानती है। इसलिए क्या है कि माँ तुमको भी अपना पुत्र ही मानती है, इसलिए तुम चले जाओ। तो वो कहता है ठीक है मैं चला जाता हूँ। तो कहा ये सेना को भी साथ लेते जाओ। तो वो खुश हो जाता है, उसके समझता है तब तो मैं राजकुमार की तरह जाऊँगा। तो इसी तरह से बातें होती हुई फिर जब वो जाने लगता है तो राजा कहते हैं कि देखो मैंने तुमको जो कहा है कि मैं शकुंतला को प्रेम करने लगा हूँ, तो इसको मैंने हंसी मजाक में ही कहा था, इसको वास्तव में न
वास्तव में सही मानना नहीं चाहिए। क्व वयम क्व परोक्ष मन्मथो मृगशावे सममेदितो जनः परिहास विजल्पितम सखे परमार्थेन न गृहताम वचः। कि कहाँ तो हम और कहाँ परोक्ष मन्मथो, जो कामदेव से प्रेम को नहीं समझने वाला जो है परोक्ष मन्मथ हो। कहाँ तो हम और कहाँ परोक्ष मन्मथ हो, जो हम नहीं समझते जिसको काम भावना से दूर। मृग शावह समम वेदितो जनः, मृग शावह मृग शावकों के साथ जो पला बढ़ा है वह व्यक्ति, यानी शकुंतला के लिए कहते हैं। तो वो तो किसी प्रेम भाव आदि से परिचित ही नहीं है, तो कहाँ हम और कहाँ वह सादगी से भरी हुई वह महिला, वह व्यक्ति। तो इसलिए कोई प्रेम जैसी बात नहीं है। परिहास भी जल्पितम सखे, जो कुछ मैंने कहा है वह परिहास भी जल्पितम, हंसी मजाक में कहा है। परमार्थन न गृहताम वचः, मेरी वाणी को सच मत स्वीकार कर लेना, मैंने तो हंसी मजाक में कहा है। इस प्रकार से यह दूसरा अंक भी पूरा होता है। तीसरा अंक जो है वह हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो पहले तो विचार ये था कि तीसरे अंक को भी छोड़ेंगे, लेकिन तीसरा अंक थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे इसको। उसके बाद चौथा अंक पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि वह बहुत महत्वपूर्ण अंक है। धन्यवाद।